हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं शांतनु सिंह का फिर से आपका स्वागत करता हूं एडीपी स्टार लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। वो जो आज शॉर्ट कंसेप्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की। प्रोजेक्टाइल मोशन में हम ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल भी देखेंगे और इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर भी प्रोजेक्टाइल देखेंगे, जो कि बहुत प्रॉब्लम होता है बच्चों को कि सर इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर प्रोजेक्टाइल मोशन को कैसे एनालाइज करना है, ये समझ में नहीं आता है। तो आज मैं पूरा कंप्लीट एनालिसिस करने वाला हूं। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। वेल, काइनेमेटिक्स में अगर मैं क्लियरली बात बताऊं तो तुम्हें 3 टाइप के मोशंस देखने को मिल सकते हैं। 3 टाइप के मोशन देखने को मिल सकते हैं: कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन, वेरिएबल एक्सेलरेशन मोशन। अगर मैं कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन की बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं 1D मोशन की। अगर मैं कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन की बात कर रहा हूं तो इस मोशन के लिए सिंगल फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है, जो कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच का रिश्ता देता है अपने को। क्या होता है भाई? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। जस्ट अ सिंगल फॉर्मूला, इसमें और कोई फॉर्मूला नहीं आता। अगर कोई पार्टिकल 2 मीटर पर सेकेंड कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है या वेलोसिटी से जा रहा है, मैंने बोला कि 2 सेकंड के बाद डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो तुम बोलते हो 4 मीटर उसका डिस्प्लेसमेंट होगा अगर वो स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है तो ये अपना हो गया कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन। दूसरा होता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन। यहां पे कुल 3 तरह के फॉर्मूला तुम लगा सकते हो। डिस्प्लेसमेंट टाइम के बीच का रिश्ता होता है, वेलोसिटी टाइम के बीच का रिश्ता होता है, और डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन वेलोसिटी के बीच का रिश्ता होता है। कौन कौन सा रिश्ता होता है याद है तुम्हें? क्या? v बराबर u प्लस माइनस at, s बराबर ut प्लस माइनस हाफ at स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस माइनस 2as। ये कुल 3 तरह के इक्वेशंस यहां पे एप्लीकेबल होते हैं, लेकिन ये वहीं पे एप्लीकेबल होते हैं जब मेरा एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है अंडर ग्रेविटी मोशन। सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या होता है? वो होता है अंडर ग्रेविटी मोशन। अब अंडर ग्रेविटी मोशन में तुम्हें सिर्फ करना क्या है कि a को g से रिप्लेस करना है। द एक्सेलरेशन विल बी रिप्लेस्ड बाय g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सारा फॉर्मूला अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेगा। ठीक है, तो भाई इसकी सबसे खास बात क्या होगी कि ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल होगा जब एक्सेलरेशन मेरा कांस्टेंट हो। ऑब्वियस सी बात है, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वेलोसिटी वेरिएबल है, वेरिएबल टाइम भी है, वेरिएबल मेरा डिस्प्लेसमेंट भी है। तो इसीलिए पहला रिश्ता आता है वेलोसिटी और टाइम का, दूसरा रिश्ता आता है डिस्प्लेसमेंट और टाइम का, और तीसरा रिश्ता आता है वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच का। बट यहां पे क्या है कि वेलोसिटी ही कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन 0 हो गया, तो सिर्फ एक रिश्ता पॉसिबल होता है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट होता है वेरिएबल एक्सेलरेशन मोशन। ये थर्ड टाइप ऑफ मोशन होता है, जो कि इन दोनों का भी अल्टीमेट केस होता है। इसमें एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता सकता हूं, जैसे कि मान लो एक्सेलरेशन वर्सेस टी स्क्वायर। वेल, एक्सेलरेशन इज द फंक्शन ऑफ टाइम, या एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर फंक्शन ऑफ एक्स, कुछ भी रहे, या a इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर। एक्सेलरेशन इज फंक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो ये वेरिएबल एक्सेलरेशन का अपना सवाल हो गया। इसमें कुल मिलाकर 6 इक्वेशन पॉसिबल होते हैं। कोई भी एक इक्वेशन दिया रहेगा, बाकी का 5 निकालना तुम्हें आना चाहिए। जैसे कि कौन कौन से 6? एक्स टी इक्वेशन पॉसिबल है, वी टी इक्वेशन, ए टी इक्वेशन, एक्स वी, ए वी और ए एक्स। ये 6 इक्वेशन पॉसिबल है। कोई भी एक दिया रहे तो बाकी को अपने को 5 निकालना आना चाहिए। कोई भी एक दिया रहे, सर कैसे निकालेंगे? बाय यूज ऑफ इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। सिंस a इज इक्वल्स टू dv अपॉन dt और अपना v इज इक्वल्स टू dx अपॉन dt, या फिर a को तुम लिख सकते हो v dv अपॉन dx। तो यहां से इन सब को यूज करते हुए इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की मदद से कोई भी एक इक्वेशन से बाकी का 5 हम निकाल सकते हैं। लेकिन ये वहीं पे यूज होगा जब मेरा सवाल कैसा होगा? वेरिएबल एक्सेलरेशन का सवाल। कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले में ये 3 तरह का मोशन यूज होगा, और कांस्टेंट वेलोसिटी वाले में x बराबर vt यूज होगा। ठीक है सर, आप ये बता क्यों रहे हो? क्योंकि जब मैं प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करूंगा, वेल प्रोजेक्टाइल इज 2D मोशन, 1D नहीं है, 2D मोशन है। लेकिन इस 2D मोशन को हम 2 एक्सिस 1D मोशन से रिप्लेस कर सकते हैं। इस 2D मोशन को हम 2 एक्सिस 1D मोशन से रिप्लेस कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ, समझाता हूं। सपोज करो एक बॉल को हमने u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे फेंका। ठीक है, एक एक्सिस में बोल देता हूं कि ये मेरा x एक्सिस है और ये मेरा क्या है? y एक्सिस है। मैं क्या बोल रहा हूं, इस वेलोसिटी को 2 एक्सिस में ब्रेक कर दो। एक एक्सिस की तरफ वेलोसिटी क्या होगी? ये होगी सर u cos थीटा, और y में क्या होगी?
u sin थीटा। हमने दो एक्सिस में ब्रेक कर दिया। अब मेरी बात सुनना गौर से, मैं क्या बोल रहा हूं, मेरे पास दो बॉल है, एक बॉल को मैंने x डायरेक्शन में फेंका और एक बॉल को मैंने y डायरेक्शन में फेंका। बेसिकली ये दोनों बॉल एक ही बॉल है जो कि ओवरऑल एक्स वाई में डिस्प्लेस कर रहे हैं, लेकिन मैंने इसको अलग अलग देखने की कोशिश की। हमेशा 2D मोशन को अलग अलग 1D मोशन के साथ डील किया करो, तब तुम्हें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि ये बॉल एक्स डायरेक्शन में भाग रही है, एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, इसीलिए एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। अगर एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है तो एक्स डायरेक्शन का जो मोशन हो रहा है, जो एक्स डायरेक्शन का मोशन हो रहा है वो कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन है। कैसा है? कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन। तो एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट को हम वेलोसिटी इनटू टाइम लिख सकते हैं। तो एक्स डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट को मैंने रेंज बोल दिया। तो क्या मैं रेंज को वेलोसिटी इन एक्स यानी कि u cos थीटा इनटू टोटल टाइम यहां से यहां आने का, जिसको मैं कैपिटल T से रिप्लेस कर देता हूं। पहला इक्वेशन हो गया तैयार। दूसरी बात करते हैं, सर y की बात करते हैं। y में हमने एक बॉल को u sin थीटा से ऊपर फेंका, लेकिन y डायरेक्शन में मेरा एक्सेलरेशन है g, जो कि नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। तो भाई अगर y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है तो ये तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन हो गया। तो y डायरेक्शन का मोशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन, x डायरेक्शन का मोशन कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन। तो y डायरेक्शन में ये तीनों इक्वेशन पॉसिबल है। अब किसी बॉल को u sin थीटा से तुम फेंकते हो, टॉप पॉइंट पे गया, वेलोसिटी 0 हो गई। टॉप पॉइंट पे गया तो वेलोसिटी क्या हो गई? 0 हो गई। तो एक काम करते हैं ना, टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा माइनस gt, तो टाइम की वैल्यू आ गई u sin थीटा अपॉन g। जाने और आने का टाइम सेम होगा, यानी कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u sin थीटा बाई g। डबल कर दो यार, डबल कर दो, ये अपना टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। सिंपल सा फंडा था कि ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। अब मैं तुमसे क्या बोल रहा हूं, मेरी बात सुनना गौर से। इतने टाइम में बॉल ऊपर से नीचे आ जाएगा, इस टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट को यहां मल्टीप्लाई कर दोगे तो रेंज आ जाएगा। अच्छा सर, ये मैक्सिमम हाइट क्या होगा? अगेन किसी बॉल को u sin थीटा से फेंक रहे हो, मैक्सिमम हाइट पे उसकी वेलोसिटी 0, तो आखिरी इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर, y वाली वेलोसिटी, यानी कि u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh। तो h की वैल्यू आ गई यहां पे u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये मेरे मैक्सिमम हाइट की वैल्यू आ गई। तो मैंने 2D मोशन को 1D मोशन की तरह ब्रेक करके काम किया। अब बात आती है कि सर इंक्लाइंड प्लेन पे अगर प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है तो क्या करना पड़ेगा। मैं क्लियरली तुम्हें एक बात तुमसे पूछूं कि सपोज करो कि x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 ना होकर यहां पर a होता। अगर x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन a होता तो क्या यही फॉर्मूला तुम लगाते? नहीं। तो क्या लगाते? तो तुम्हें इसमें आना पड़ता। सिंस x डायरेक्शन में अब एक्सेलरेशन है तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू u cos थीटा इनटू टाइम प्लस हाफ at स्क्वायर। ये टर्म आता क्यों? क्योंकि अब मैंने x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन दे दिया। वही सेम फंडा तुम रखो जब तुम इंक्लाइंड प्लेन पे प्रोजेक्टाइल की बात कर रहे हो। मैं देखो कैसे डील करता हूं। मैंने बोला कि इस डायरेक्शन को x एज्यूम कर लो और इसके परपेंडिकुलर को y एज्यूम कर लो। सारी वेलोसिटी, सारा एक्सेलरेशन को इन दोनों एक्सिस में ब्रेक कर दो। इसको तुम सोचो कि मैंने ऐसे उल्टा के रख दिया, ऐसे उल्टा के रख दिया। ये मेरा हो गया x और ये मेरा हो गया y। सपोज करो x के साथ वेलोसिटी बना रहा है अल्फा एंगल, तो सर ये वाला एंगल मेरा हो गया अल्फा। सुनना, ये वेलोसिटी हो गई u का हमने दो कंपोनेंट कर दिया, x के लॉन्ग आ गया u cos अल्फा, y के लॉन्ग आ गया u sin अल्फा। अब बात यह है कि जो एक्सेलरेशन है ना वो नीचे की तरफ ऐसे g लग रहा है। भाई इस एक्सेलरेशन को भी x और y में ब्रेक कर देते हैं, क्योंकि हम 1D मोशन की बात कर रहे हैं। x का एक्सेलरेशन पता होना चाहिए, y का एक्सेलरेशन पता होना चाहिए। बचपन में तुमने पढ़ा होगा कि g का ये कंपोनेंट होता है g sin थीटा और ये वाला कंपोनेंट होता है बच्चे g cos थीटा। याद है, थीटा ये वाला एंगल होता है। अगर तुमने बचपन में थोड़ा बहुत पढ़ाई की होगी तो तुम्हें ये बात पता होगी। यानी कि x डायरेक्शन में
अब मेरा एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, वो है जी साइन थीटा। सिमिलरली वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जी के बराबर नहीं है, जी कॉस थीटा है। भाई साहब तो खत्म हो गया ना केस। वाई डायरेक्शन वाला टाइम और ये हाइट डिसाइड करेगा ना। तो टाइम क्या होता है सर? टाइम होता है 2u साइन थीटा बाई जी, लेकिन यहां वाई डायरेक्शन में u साइन अल्फा है, तो सर टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा पिछले वाले केस के अकॉर्डिंग 2u साइन अल्फा बाई जी। जी थोड़ी है, जी कॉस थीटा है, तो यह आ जाएगा जी कॉस थीटा। कुछ भी याद करने की आवश्यकता नहीं है। सर कैसे लाया आपने? हमने एक बॉल को u साइन अल्फा से फेंका, मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी जीरो हो गई, तो जीरो बराबर u साइन अल्फा माइनस gt, नहीं जी कॉस थीटा इंटू टी। टाइम आया, डबल कर दिया, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। अच्छा सर ये वाला हाइट जो है, ये वाला जो हाइट यहां पर है, ये हाइट क्या होगा? अरे भाई मैक्सिमम हाइट में वेलोसिटी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है सर? u स्क्वायर्ड साइन स्क्वायर्ड अल्फा माइनस 2gh। जी नहीं बाबा, 2g cos थीटा इंटू h। यहां से हाइट निकाल सकते हो। अच्छा सर ये रेंज क्या होगा? रेंज x वाला डिसाइड करेगा, लेकिन यहां पे अब x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, तो सेकेंड टाइप ऑफ मोशन में एंट्री मार चुका है। पहले वाले में वो फर्स्ट टाइप ऑफ मोशन में था, अब ये एक्सेलरेशन की वजह से सेकेंड टाइप ऑफ मोशन में, यानी कि तुम बोल सकते हो कि रेंज इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी। कहां गई इनिशियल वेलोसिटी? कहां गई? u cos अल्फा इंटू टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट प्लस हाफ g, यानी कि g साइन थीटा इंटू कैपिटल टी स्क्वायर। सिंपल। और कैपिटल टी की वैल्यू तुम्हें यहां पता है, तुम डाल दोगे रेंज भी आ जाएगा। अब इसी में अगर मान लो मैंने नीचे से ऊपर फेंका, तो डिफरेंस पता है कहां पे आएगा? सिर्फ एक फॉर्मूला में डिफरेंस आएगा। भाई अभी भी ये u साइन अल्फा है, अभी भी ये u कॉस अल्फा है, अभी भी ये देखा जाए तो ये g का ये वाला कंपोनेंट g साइन थीटा है और ये वाला कंपोनेंट g कॉस थीटा है। तो सब इसमें और इसमें डिफरेंस कहां पे आएगा? भाई इस वाले केस में g साइन थीटा की डायरेक्शन में मेरा u cos अल्फा था, तो रेंज के फॉर्मूला में प्लस आया था। बस यहां पे एक ही डिफरेंस आता है, जब तुम रेंज कैलकुलेट करोगे ना, तो रेंज वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल 180 डिग्री है, तो प्लस वाला नहीं माइनस वाला आएगा, यानी कि u cos अल्फा t माइनस हाफ जी साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर। बस ये माइनस का इंट्रोड्यूशन हो जाएगा, बाकी टाइम ऑफ फ्लाइट अभी भी वही होगा 2u साइन अल्फा अपॉन पीछे लगने वाला एक्सेलरेशन जी कॉस थीटा, और हाइट की वैल्यू u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g कॉस थीटा ही होगी। यही होता है कि अगर इंक्लाइन प्लेन पे भी प्रोजेक्टाइल मोशन होना, तो अपने को घबराने की कोई बात नहीं है। अपने को सिंपल देखना है कि 2D मोशन को 1D में ब्रेक किया, एक को दूसरे से कोई मतलब नहीं है। अब इंडिविजुअली सोचो कि 1D में ये वाला मोशन कौन से टाइप का है तीनों में, और ये वाला मोशन कौन से टाइप का है, वही इंडिविजुअल फॉर्मूला टाइप ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग लगा दोगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाय।